हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैदिक गुरुकुल। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका राइटिंग स्किल्स शार्प नहीं है। यानी आज की वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, किस प्रकार से हम उत्तर लिखें कि वह प्रमाणिक आंसर हो, एक ऑथेंटिक आंसर हो और उस आंसर राइटिंग पे हमें पूरे के पूरे अंक मिले। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे हम जानेंगे। तो याद रखिएगा कि आपके पास कितना भी बेहतर नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया आप क्यों ना पढ़े हो, कितना भी बढ़िया आपके पास कंटेंट भले ही हो, लेकिन हमेशा आपको जो मार्क्स मिलते हैं, जो नंबर मिलते हैं, वो आपके राइटिंग स्किल पे मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत बेहतर जानकारी रहती है, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा वो पढ़ा भी लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल बहुत शानदार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जानकारी ज़्यादा होते हुए भी उन्हें कम अंक मिल जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत बेहतर जानकारी नहीं रहती है, उसके बावजूद भी उनके अंदर राइटिंग स्किल इतना शार्प होता है कि वह अपने लेखन शैली से सबसे अधिक अंक पा सकते हैं। तो कभी भी आपके लाइफ में जितना भी पढ़ाई आप करेंगे, तो कभी भी एग्जाम देते हैं, यानी आपके पढ़ाई का जब मूल्यांकन होता है तो वह आपके नॉलेज के हिसाब से नहीं बल्कि आपके राइटिंग स्किल के हिसाब से ही होता है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो हाँ, जब तक इंटरव्यू में न जाए, जब तक आपका एग्जाम हो, तब तक आपका जो अंक मिलेगा, आपका जो मूल्यांकन होगा, आपका नॉलेज का जो परीक्षण होगा, वह आपकी राइटिंग स्किल के हिसाब से ही होगा। आप कितना बेहतर लिख पाते हैं यही निर्धारित करेगा कि आपके पास जानकारी कितनी अच्छी है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स ऐसे हैं जिसके बारे में चर्चा करके हम यह जानेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें और एग्जामिनर को कैसे लुभाएं कि वह हमें पूरा का पूरा अंक देने पे मजबूर हो जाए। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया हो, वह 7 नंबर का है, तो 7 नंबर में वह 7 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, 6 नंबर न दे। यानी कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम जानेंगे जिसके मदद से आप अपने राइटिंग को इतना शार्प कर सकते हैं कि एग्जामिनर 1 नंबर काटने के लिए भी उसे सोचना पड़ेगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना है विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है? जनरली आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी आप ऐसा गलती करते हैं कि क्वेश्चन को बेहतर से समझ ही नहीं पाते हैं, पूछा कुछ और रहता है और लिख कुछ और देते हैं। इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है, कोई एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ के गए, पॉलिटी का पेपर है, उसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ के गए और वो आप लॉन्ग आंसर में पढ़ के गए हैं, लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है, 7-8 नंबर का, उसे पढ़ के आप गए हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो आया है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं न आके भारतीय संविधान के किसी एक परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछ दिया है, यानी एकल नागरिकता के बारे में पूछ दिया गया है। तो अगर आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़े होंगे तो उसकी जितने भी 7-8 पॉइंट जितने भी विशेषताएं हैं सबको पढ़े होंगे, लेकिन पूछ दिया गया है केवल एकल नागरिकता की विशेषता, तो उसके बारे में आपको बहुत जानकारी बेहतर नहीं है, लेकिन पढ़ के आप गए हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, उस विशेषताओं में एकल नागरिकता वाला भी आएगा, तो आप उस पूरे आंसर को यहां लिख देते हैं, जबकि वह पूछा क्या है, केवल एकल नागरिकता। तो जो पूछा है आप उससे ज्यादा भी लिख के दे देते हैं, यानी जो वह एग्जैक्ट पूछा गया है टू द पॉइंट नहीं लिख के बहुत ज्यादा, यह दिखाने के लिए कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जितना पूछ रहे हैं उससे ज्यादा लिख के आप वहां गलती कर देते हैं। कितना भी बेहतर आप लिख देंगे, उसमें जो पूछा गया है केवल उसी पे आपको अंक दिया जाएगा, उससे अनावश्यक लिखने से आपको अंक नहीं दिया जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के पहले उस क्वेश्चन का दायरा सेट करें, विषय वस्तु सेट करें कि किस परिप्रेक्ष्य में आंसर पूछ रहा है और किस परिप्रेक्ष्य में हमें आंसर लिखना है। जो पूछा है केवल वही लिखना है, न उससे ज़्यादा लिखना है, न उनसे कम लिखना है। तब जाके आपका आंसर राइटिंग जो है वह इंप्रूव होगा, तब जाके आपको अच्छे अंक मिलेंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी मूल्यांकन करने वाले जो होते हैं, कुछ ऐसा चीज़ आप लिख देते हैं जो अनावश्यक है, जब वह उनके सामने आता है तो वह इरिटेट हो जाते हैं, और जब वह इरिटेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि वह आपका नंबर काटेंगे। अगला जो हमारा इनपुट है वह हमारा है अनुपात और संतुलन का। यानी अनुपात और संतुलन में हम यह जानेंगे कि अंक के हिसाब से ही लिखना है और उसमें हमें लिंक स्थापित करना है, लिंक जोड़ना है। यानी अगर आप मान लीजिए एक से क्वेश्चन पढ़ के गए हैं जो लॉन्ग आंसर का तैयारी करके गए हैं कि लगभग 7-8 नंबर का वह है, और आपके एग्जाम में वह आ गया मात्र 2 नंबर का। आप पढ़ के गए हैं एक आंसर को 8 नंबर का तैयारी करके गए हैं और आपके एग्जाम में आया है केवल 2 नंबर का वही क्वेश्चन, तब आप उस 8 नंबर वाले में से 8 नंबर का जो पढ़े हैं उसमें से 2 नंबर के लिए किसे लिखें किसे छोड़े, यह आपके अंदर स्किल होना चाहिए, तब जाके आप बेहतर लिख पाएंगे। नहीं तो आप 8 नंबर का तैयारी करके गए हैं, पूछ दिया 2 नंबर का, अब 2 नंबर के लिए केवल 4
4 या 8 लाइन लिख देंगे तब भी सही है। अब आप 8 नंबर का पढ़ के गए हैं, यानी लगभग 2 पेज का पढ़ के गए हैं, तो उस 2 पेज को लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 पेज आप तैयार किए हैं 8 नंबर के लिए और आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है केवल 2 नंबर, तो जितने नंबर निर्धारित किए गए हैं केवल उतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे। भले ही आप 2 नंबर की जगह 8 नंबर लिखे, 8 नंबर का लिखे, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उस प्रश्न पत्र में 2 ही नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं तो केवल 2 ही नंबर मिलेगा। यानी हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारा अंक के हिसाब से जो प्रश्न दिया गया उस पर जितने अंक अंकित हैं उस अंक के हिसाब से हमारा अनुपात सही है या नहीं है। यानी 2 नंबर का पूछा गया तो बहुत ज़्यादा लिख के अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदर जब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तब अदर क्वेश्चन पे आपका टाइम कम पड़ जाएगा और आपको आते हुए भी जो आंसर आएगा उसे भी आप नहीं लिख पाएंगे और आपका पेपर खराब हो जाएगा। पहले यह फाइंड आउट कीजिए ना कि अगर आपके प्रश्न पत्र के सामने अंक दिए जाते हैं कि इस प्रश्न का अंक इतना है तो क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप यह समझ सकें कि इस प्रश्न को हमें कितने शब्दों में लिखना है, कितने समय में लिखना है, पूरे पेपर को आप यूटिलाइज कर सके, पूरे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरे पास कितना टाइम है और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम मुझे देना है, तब जाके आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा और आपके मार्कशीट जो है वो खराब हो जाएंगे, आपके अंक जो है कम हो जाएंगे। तो अनुपात हमेशा ध्यान रखेंगे, किस विषय में किस प्रश्न में कितने अंक दिए गए हैं उसी के हिसाब से लिखेंगे, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और संतुलन बनाए रखेंगे कि जो हम लिख रहे हैं उसमें से पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ पा रहा है या नहीं, पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ पा रहा है नहीं। अगर यह लयबद्धता अच्छी रही, प्रवाह अच्छा रहा, तब जाके आपका आंसर राइटिंग जो है वह अच्छा होगा और एग्जामिनर पढ़ते ही लुभा जाएगा कि हाँ मुझे इसी बच्चे की तलाश है जो बोर्ड को टॉप करेगा। मैंने यह पूरा जो तरीका या जो पूरा सिस्टम बनाया है केवल ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए बनाया है जो आगे चल के टॉप करें या अच्छे काम करें। तीसरा जो हमारा इनपुट है वह प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन। आपकी जानकारी कितनी बेहतर है, कितना शानदार आप लिखते हैं, उसको किस प्रकार से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप सामने वाले के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं बेहतर तरीके से, तब तक आपको अच्छा स्टूडेंट्स नहीं माना जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण में हमें क्या क्या ध्यान देना है? प्रवाह और लयबद्धता। प्रवाह और लयबद्धता। अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल बहुत शार्प है, बहुत शानदार है, तब आप एग्जामिनर को लुभा सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आंसर राइटिंग को इतना शानदार लिखते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर न लिख के किसी और प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं और इतने शानदार तरीके से लिखते हैं कि एग्जामिनर पढ़ता है और उसी में प्रवाहित हो जाता है, खो जाता है और वह समझ ही नहीं पाता है कि हाँ जो पूछा गया है वही लिखा है या कुछ और लिखा है। यानी अगर आपके अंदर यह प्रवाह की क्षमता अच्छी है तो आप एग्जामिनर को भी घुमा सकते हैं। कितना भी शानदार आप लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जो आंसर नहीं पूछा है उससे हटके भी लिखेंगे, तब भी एग्जामिनर जो है उसमें मोहित हो जाएगा और आपको आंसर दे देगा। यानी प्रस्तुतिकरण में हमें यह बात ध्यान देना है कि जो हम लिख रहे हैं उसमें प्रवाह अच्छा है या नहीं, लयबद्धता अच्छी है कि नहीं है। जो हमें पेपर दिया गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसमें मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं, यानी एक प्रश्न देता है उसमें से छोटे छोटे प्रश्न करके 3 प्रश्न देता है और सब आपस में कोरिलेट रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको आंसर लिखते समय यह ध्यान देना है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं उसमें लयबद्धता अच्छी है या नहीं, प्रवाह अच्छा है या नहीं। अगर लयबद्धता अच्छी है और प्रवाह अच्छा है तो कोई भी एग्जामिनर आपके उस मार्क्स को काटने से पहले सोचेगा, एक मार्क्स को भी काटने से पहले सोचेगा। एग्जाम में नंबर उड़ रहा है प्यारे बच्चों, बस पकड़ने की कला चाहिए। वह कला हम आपके अंदर बिल्डअप करेंगे। हम आपको वह तरीके बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है कि एक नंबर भी आपका न कटे। टॉपर का काम भी कैसे होता है, किस प्रकार से वह लिखता है जो परीक्षा में टॉप कर पाता है, और आप ही उसी क्लास में पढ़ के, उसी स्कूल में पढ़ के आप टॉप नहीं कर पाते हैं। इन दोनों में कमियां कहाँ रह जाती है, गलतियां कहाँ रह जाती है, सभी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बोर्ड के एग्जाम में टॉप कराने की आपको जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हाँ अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तब जाके हम आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करा पाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से करना है कि आपके जो आंसर राइटिंग की लयबद्धता है, जो पहले से दूसरे का जुड़ाव है, वह सही प्रकार से है कि नहीं, प्रवाह अच्छा है या नहीं। अगला जो हमारा इनपुट है, की पॉइंट है, वह है हमारी प्रामाणिकता। प्रामाणिकता में हम यह जानेंगे कि कोई भी हम आंसर लिख रहे हैं तो वह उसका जो आंसर है वह ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका कोई साक्ष्य या प्रमाण है कि नहीं है। यानी इसमें हमें साक्ष्य या उदाहरण दे के लिखना है कि अगर कोई हमें आंसर दे रहे हैं तो उस आंसर को एग्जामिनर को समझाने के लिए एक
साक्ष्य, एक तथ्य या फिर एक उदाहरण दे दे जिससे उसके दिमाग में घंटी बज जाए कि हाँ यह बच्चा रटा नहीं है बल्कि समझा है और अच्छे से पढ़ा है, और वह आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे तो उसमें एक दो ऐसे साक्ष्य जरूर डाल देंगे, एक दो ऐसे उदाहरण जरूर डाल देंगे जिससे एग्जामिनर को यह समझ में आ जाए कि हाँ यह बच्चा जो है किताब का वो रटा हुआ विद्यार्थी नहीं है बल्कि सोच के समझ के अच्छे से पढ़ा है और अपने लैंग्वेज में लिखा है, तब जाके आपको बेहतर नंबर मिल पाएगा। अगला हमारा इनपुट है वह है शब्दावली। शब्दावली में हम यह जानेंगे कि जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें ऐसे शब्दों को लिखें जो एग्जामिनर को लुभाए, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे, एग्जामिनर को आकर्षित करें। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का चयन करें जिसको पढ़ने पर एग्जामिनर मोहित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए और आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। यानी उसको लुभाना है, ललचाना है, इस प्रकार से लिखना है जैसे उसे लगे कि इससे बेहतर कोई आंसर राइटिंग हो ही नहीं सकता है, तब जाके वह अच्छे नंबर लिख पाएगा। यानी जो भी आप पढ़े हो उसमें से ऐसे शब्दों का प्रैक्टिस करके ऐसे शब्दों का चयन करें जो किसी भी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। आखिरी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है कि अभ्यास। हमें डेली अभ्यास करना है। जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं आया है तब तक हमें डेली 3 पेज 4 पेज लिखना है और डेली अपने अंदर के स्किल को देखना है कि मैं कोई प्रश्न पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो उसका आंसर राइटिंग कैसा है। मान लीजिए जो डेली आपका एग्जाम 22 फरवरी से डेली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो आप दिन में पढ़ रहे हैं उसका शाम को या रात को 3 या 4 पेज लिखने का प्रयास कीजिए कि जो आज मैंने पूरे दिन में पढ़ा है मैं उसको लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। लिखने के बाद स्वयं से उसका मूल्यांकन कीजिए और यह पता कीजिए कि मैंने जो आंसर राइटिंग लिखा है उसमें कमी कहाँ रह गई है, गलतियां कहाँ रह गई है, उसको सर्किल बनाइए और उसके अगले दिन उसी प्रश्न को लिखिए तो उन कमियों को रिमूव कर दीजिए, उन कमियों को जो है कि अलग कर दीजिए, तब जाके आपके अंदर यह क्वालिटी डेवलप हो पाएगा। यानी डेली प्रैक्टिस करना है, डेली 3 या 4 पेज लिखना है और उसमें लिखने के बाद उसका स्वयं से मूल्यांकन करना है और उसमें यह जांचना है कि मैंने जो आंसर राइटिंग किया है उसमें कमियां कहाँ रह गई है, उस कमियों को रिमूव करना है। तब जाके आप एक स्पेशल टॉपर बन पाएंगे, तब जाके आपका कॉपी एक स्पेशल कॉपी बनेगा और एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।